तब रात के 10 बज रहे थे। सिटी बस से रमेश और अनामिका हाथ में कपड़ों का बैग लेकर बस से नीचे उतरे। बस वहां से चली जाती है। दोनों शहर में नए थे। असल में दोनों प्रेम विवाह करके सीधा शहर में आ जाते हैं। दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर दोनों फुटपाथ में जो रास्ता दिख रहा था उसी में चलते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। अभी हम कहाँ जा रहे हैं राम? मुझे क्या पता अनामिका, मैं तो कभी गांव से बाहर निकला नहीं। तुम्हारे लिए, हमारे प्यार के लिए मैं शहर आ गया। मैं भी तुम्हारे लिए, हमारे प्यार के लिए मैं आ गई राम। पहले चलो हम किसी होटल में चलते हैं, जो पैसे हैं उससे कुछ खाते हैं। मैं पूरी बहुत अच्छा बनाती हूँ राम। उस होटल में हम पूछेंगे, अगर कोई काम है तो कर लेंगे। क्या कहते हो? अनामिका का पूरी खाने के लिए अभी कोई नहीं होगा, फिलहाल तो तुम चलो। इस तरह दोनों बात करते हुए पैदल चले जा रहे थे। उस रास्ते में उन्हें एक भी होटल नहीं दिखा। चलते चलते पैरों में दर्द होने लगते हैं। फुटपाथ में ही उन्हें एक सीमेंट बेंच दिखता है। दोनों वहां जाकर बैठ जाते हैं। वहां से थोड़ी ही दूर पे एक कार खड़ी हुई थी। वहां सुदर्शन कार के बाहर खड़े होकर फोन पे बात कर रहा था। परेशान मत हो कावेरी, गाड़ी पंचर हो गई है, रिपेयर के लिए कोई नहीं है और मुझे भी नहीं पता। मैंने अभी भी ड्राइवर को फोन किया है, वो किसी मैकेनिक को अभी भेज रहा है। इस तरह से जब कह रहा था तभी रमेश अनामिका को साथ लेकर सुदर्शन के पास जाता है। तुम कौन हो? क्या चाहते हो? मालिक, मैं इस शहर में नया हूँ, पीने के लिए थोड़ा पानी मिल सकता है क्या? फिर सुदर्शन गाड़ी के अंदर से एक पानी का बोतल रमेश को देता है। अनामिका वो पानी पीती है। रमेश गाड़ी को देखता है। वो समझ जाता है कि कार पंचर हो गई है। सर, अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं टायर बदल दूंगा। बदलना जानते हो? मैं ड्राइवर हूँ सर, आप जरा साइड खड़े होइए। फिर सुदर्शन जरा साइड हटके खड़ा हो जाता है। ठीक उसी समय गांव के एक साधारण से मिट्टी के घर में सोफे पे बैठकर शारदा रो रही होती है। प्रसाद को समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैसे उसे समझाए। अगर हमारा बेटा अपने प्यार के बारे में बताया होता तो हम खुद उन दोनों की शादी करवा देते। क्या बात कर रही हो शारदा, तुम ही तो जबरदस्ती कर रही थी अपने रिश्तेदार से शादी के लिए, इसीलिए तो प्रेम विवाह करके वो आज भाग गया। कहाँ गया? कैसा है वो? क्या खा रहा है मेरा बेटा? इस तरह कह के शारदा रो रही होती है। उसी गांव में एक दूसरे घर में अनामिका के पिताजी नारायण रहा करते थे। नारायण फांसी लेने जा ही रहे थे, तभी पद्मा आके उन्हें रोकती है। एक लौती बेटी थी, बहुत लाड़ प्यार किया था, आज वो प्रेम विवाह करके हम लोगों को भूल के छोड़ के चली गई। ठीक उसी वक्त सुदर्शन अपनी गाड़ी के पीछे सीट में जाके बैठते हैं। रमेश ड्राइवर सीट में बैठता है और अनामिका उसके बगल वाले सीट में। तुमने मुझे बहुत मदद की है, भाग के शादी की है ना तुम दोनों ने, तो आज से तुम मेरे ड्राइवर और तुम्हारी पत्नी अनामिका मेरे घर पे खाना पकाएगी। इस तरह कहते हैं। दोनों इस बात पे राजी हो जाते हैं। फिर गाड़ी वहाँ से चलने लगती है। आधे घंटे के बाद गाड़ी जाके सुदर्शन के घर के सामने रुकती है। सुदर्शन उन्हें अंदर लाके कावेरी से मिलवाते हैं। दोनों हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं। देखो, जो चीज चाहिए वो किचन में तुम्हें मिल जाएगा। खाने में जो पसंद है वो पका लो। वहाँ गेस्ट रूम है, वहाँ जाके सो सकते हो, और कुछ बात है तो सुबह करेंगे। बातचीत होने के बाद सुदर्शन वहाँ से चले जाते हैं। अनामिका रात में किचन में जाकर गर्मा गर्म पूरी छानती है। दोनों खाते हैं और फिर आराम से गेस्ट रूम में जाके सो जाते हैं। इसी तरह दिन निकल रहे थे। अनामिका रसोइया के तौर पे और रमेश ड्राइवर के तौर पे पूरे भरोसे के साथ उनके घर पे काम करने लगते हैं। उधर गांव में शारदा रमेश के गम में बीमार पड़ जाती है और संज्ञाग्रस्त हो जाती है। शारदा की तकलीफ बढ़ती ही जा रही थी। ये देखकर प्रसाद डॉक्टर को बुलाते हैं। देखिए प्रसाद जी, अभी ये बहुत कमजोर हो गई है, इन्हें शहर में किसी अच्छे से अस्पताल में ले जाकर दिखाइए। डॉक्टर साहब ऐसा कहकर चले जाते हैं। ठीक उसी वक्त अनामिका के माता पिता नारायण और पद्मावती आती है। फिर सभी एक दूसरे को दिलासा देते हैं और शारदा प्रसाद को गाड़ी में बैठा के शहर के लिए चले जाते हैं। एक दिन सुदर्शन और कावेरी घर पे नहीं थे। रमेश और अनामिका सो रहे थे। तभी बीच रात में उनके घर में डकैती होती है। वो सारा सोना पैसा लूट के ले जाते हैं। सूरज निकलने के बाद सुदर्शन और कावेरी को पता चलता है कि घर में चोरी हुई है। वो रमेश अनामिका को बहुत डांट फटकार लगाते हैं और फिर घर से बाहर निकाल देते हैं। फिर से रमेश और अनामिका दुखी होकर बस स्टैंड में पहुंच जाते हैं। अजी, एक बात सुनिए, हम जब उनके घर पे थे हमें तनख्वाह मिलती थी, है ना? उन्हीं पैसों से क्यों ना हम पूरी का व्यापार शुरू करें? ये सुनकर रमेश जोर जोर से हंसने लगता है।
फिर दोनों जाके एक कमरा भाड़े पे लेते हैं। फिर चौमाथे के पास अनामिका एक ठेला लगाकर पूरी का व्यापार करने लगती है। रमेश अनामिका को मदद करने में लग जाता है। रमेश और अनामिका दोनों मिलके पूरी भाजी का व्यापार करने लगे और साथ ही भूखे लोगों को मुफ्त में खिलाने भी लगे। एक दिन रमेश जब अस्पताल के पास गरीबों को पूरी सब्जी खिला रहा होता है, तभी वो अपने पिताजी प्रसाद को देखता है। देखते ही तुरंत रमेश अनामिका भागते हुए प्रसाद के पास जाते हैं। फिर प्रसाद अपने बेटे को देखकर, बेटा रमेश, तुम्हारी माँ। भागते हुए रमेश और अनामिका बिस्तर पे लेटी हुई शारदा के पास जाते हैं। रमेश अपने हाथों से शारदा का हाथ पकड़ता है। अपने खून के रिश्ते का स्पर्श पाते ही शारदा धीरे धीरे आंखें खोलती है। आंखों के सामने बेटा रमेश और बहू अनामिका खड़ी थी। देखकर वो बहुत खुश होती है। अजी, अब दवाइयों की मुझे जरूरत नहीं, बेटा बहू आ गए हैं, अब चलो सब घर चलते हैं। माँ जी, गाँव हम बाद में जाएंगे, चलिए अभी हम हमारे घर चलते हैं। इस तरह कह के जहाँ पर वो भाड़े पे रहते थे वहाँ पे शारदा को ले जाती है। अनामिका गर्मा गर्म पूरी खिलाती है। शारदा, प्रसाद, रमेश खुशी खुशी खाते हैं। इस तरह खुशी खुशी दिन निकल रहे थे। फिर एक दिन अनामिका के माता पिता नारायण और पद्मावती भी आती है। उन्हें देखकर पहले अनामिका रोती है, फिर बहुत खुश हो जाती है। तब से अनामिका पूरी का व्यापार भी करती है और साथ ही साथ गरीबों को मुफ्त में खाना भी खिलाती है। ये थी आज की कहानी। नई कहानी लेकर हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार। देवी दुर्गा के मंदिर के सामने अमीर रमेश गाड़ी में बैठकर अपनी प्रेमिका गरीब अनामिका का हाथ में गुलाब लेकर इंतजार कर रहा था। जैसी अनामिका आज मंदिर के बाहर निकल आएगी तो मुझे बताना होगा कि मैं उससे प्यार करता हूँ। वो इस तरह मनी मन सोच रहा था और खुश हो रहा था। उधर मंदिर के दूसरे तरफ मालिनी और नक्षत्र वहाँ से रमेश को देख रही होती है। अरे ये क्या, आजकल ये रोज मंदिर आ रहा है, कहीं वो मेरे लिए तो नहीं। फिर चलो हम लोग उसे अपना चेहरा शीशे में दिखाते हैं। वो जो आदमी कार से आया है, हमारा इंतजार कर रहा है, वो हमें शीशे में देख लेगा। अरे छोड़ो, वो आदमी तो रोज आता है, कहीं हमें देखकर न भाग जाए। उस हमारे में अनामिका का नाम भी है, ये मत भूलना। ये सुनकर मालिनी नक्षत्र पे गुस्सा करके कहने लगती है, जब मैंने कहा था कि अनामिका को छोड़ो, चलो स्कूल चलते हैं, सुना था? अब देखो, वो बोली थी पूजा करके वो जल्दी वापस आएगी। आधा घंटा हो गया, अभी तक नहीं आई और दिख भी नहीं रही है। नाराज मत हो, हमें जो नौकरी मिली है टीचर की तेजा टैलेंट स्कूल में, वो भी अनामिका की वजह से। उसके लिए हमें उसे धन्यवाद कहना चाहिए। मैं भी उसकी आभारी हूँ, तभी मंदिर के पास इंतजार कर रही हूँ। वैसे अनामिका माँ दुर्गा की महाभक्त है और देखो साइंस पढ़ाती है, बड़ा अजीब लगता है। इस तरह वो बातचीत कर ही रही थी, तभी अनामिका खुशी खुशी बालों में फूल लगा के मंदिर से बाहर निकल आती है। अनामिका को देखकर रमेश बहुत खुश होता है। गुलाब का फूल लेकर वो सामने आता है। अनामिका रमेश को देखती है। हाँ अनु, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तुम अगर तैयार हुई तो मैं तुम्हें शादी करना चाहता हूँ। तुम्हें महारानी की तरह रखूंगा। उसकी बातें सुन के अनामिका आश्चर्य होकर देखने लगती है। आपको जो भी कहना है मेरे माँ पिताजी से आकर कहिए। वो कह ही रही थी, तभी मालिनी और नक्षत्र भी वहाँ आ जाती है। फिर रमेश मुस्कुराते हुए, तुम्हारे शब्दों से समझ गया तुम भी पसंद करती हो। थैंक्स अनु, अब तुम्हारे घर पे मिलता हूँ। फिर अपनी गाड़ी में बैठ के रमेश वहाँ से चला जाता है। अनामिका शर्मा जाती है। फिर मंदिर से लाया वह फूल अपनी सहेलियों को देती है। वो अपने बालों में लगा लेती है। इसमें आश्चर्य होने की क्या बात है? भक्ति व्यक्तिगत चीज है, साइंस पढ़ाना मेरा काम है। दोनों ही बहुत इम्पोर्टेंट है। चलो अब चलते हैं। इस तरह तीनों बातचीत करते करते तेजा टैलेंट स्कूल पहुंच जाती हैं। फिर 2 दिनों के बाद गरीब अनामिका के मिट्टी के घर में शारदा, प्रसाद, रमेश लकड़ी के चेयर पे बैठे होते हैं। शारदा बहुत चिड़चिड़ाई हुई थी। रमेश और प्रसाद बहुत खुश थे। अनामिका के माँ पिताजी इस बात से बहुत खुश थे कि अब उनकी बेटी अमीर घर की बहू बनने जा रही है। आखिरकार यह सब बेटी की खुशकिस्मती है। फिर एक अच्छा मुहूर्त देखकर बड़े से फंक्शन हॉल में अमीर रमेश की गरीब अनामिका से शादी हो जाती है। शादी में आए सभी लोग उन दोनों को बधाई देते हैं। फिर विदाई का वक्त आता है। अनामिका अपनी माँ को पकड़ के रोने लगती है। माँ सुजाता अपनी बेटी को संतावना देती है। फिर अनामिका भागते हुए अंदर जाती है और देवी दुर्गा की तस्वीर को लेकर निकल आती है। माँ, मैं माँ दुर्गा की इस तस्वीर को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। ये सुनकर अनामिका के माँ पिताजी बहुत खुश होते हैं। रमेश भी तैयार हो जाता है।
फिर दुर्गा माँ की तस्वीर को लेके अनामिका रमेश के साथ ससुराल में कदम रखती है। माँ दुर्गा की तस्वीर को प्रार्थना कक्षा में रख के उन्हें प्रणाम करती है। तब से अनामिका घर का सारा काम काज करती थी, खाना पकाती थी और सुखी परिवार जी रही थी। इसी तरह दिन निकल रहे थे। अब अनामिका गर्भवती होती है, फिर भी शारदा उससे घर का सारा कामकाज करवाती है। उधर रमेश के ऑफिस में मॉडर्न लुक वाली सुकन्या, जो कि बहुत ही आकर्षक थी, रमेश के साथ काम करती थी। वो कोई ना कोई बहाना बना के हमेशा रमेश से बात करना चाहती थी। रमेश भी उससे बात करने में दिलचस्पी दिखाने लगा। अब दोनों अच्छे दोस्त बन गए। अब वो बाहर मिलने जुलने लगे। वो लंच के लिए कई दफे रेस्टोरेंट भी जाया करते थे। उस दौरान अनामिका हॉस्पिटल में हरीश को जन्म देती है। सभी लोग बहुत खुश थे। अस्पताल से आने के बाद अनामिका भी बहुत खुश होकर देवी माँ के पास जाकर प्रणाम करती है। फिर एक दिन रमेश और सुकन्या रेस्टोरेंट गए होते हैं। राम, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, चलो हम शादी कर लेते हैं। मैं शादीशुदा हूँ सुकन्या, मेरा एक बेटा है। कोई बात नहीं, फिर भी मुझे लगता है कि तुम खुश नहीं हो। मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगी। मैं सोच के बताऊंगा। इस तरह कहकर रमेश घर आ जाता है। अनामिका उस वक्त घर का कामकाज करके खाना पकाई हुई थी, तो तेल मसाला उस पे लगा हुआ था। ये देखकर रमेश अपना मुंह फेर लेता है। रमेश में जो बदलाव आ रहा था वो अनामिका धीरे धीरे महसूस करने लगी। फिर एक दिन अनामिका इसकी वजह पूछती है। जब देखो तो तुम गंदी रहती हो, बच्चा हमेशा रोता रहता है। तुम्हें इस तरह जब भी देखता हूँ तुम्हारे पास जाने का सारा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। मुझे तुमसे तो बात करने को भी मन नहीं करता है। इसलिए मैंने फैसला लिया है, मेरी ऑफिस की खूबसूरत आकर्षक सुकन्या से शादी करूंगा। इस तरह कहकर रमेश वहाँ से चला जाता है। अनामिका दुखी होकर माँ दुर्गा के पास आती है। वो रोने लगती है, पर शारदा ये सब बातें सुन के खुश हो रही थी। फिर एक दिन रमेश सुकन्या को अपने घर ले आता है। अनामिका सुकन्या को जाके चाय देती है। सुकन्या चाय पीती है। ए नौकरानी, चाय में बहुत चीनी है, राम को चीनी पसंद नहीं। ये सुनकर शारदा मुस्कुराती है। रमेश चुप रहता है, कुछ नहीं कहता। ये सब देखकर अनामिका दुखी होती है और रोते रोते माँ दुर्गा के पास जाती है। एक दिन जब उन्होंने देखा कि प्रसाद घर में नहीं है, शारदा और रमेश मिलकर अनामिका को बहुत मारा पीटा और फिर हरीश के साथ उसे घर से निकाल दिया। ये नन्हे से बच्चे के साथ मुझे घर से निकाल दे रहे, मैं कहाँ जाऊंगी? तालाब में जाके डूब मरो, वैसे तुम्हारी दुर्गा माँ है ना। इस तरह कहकर शारदा पूजा कक्षा में जाकर माँ दुर्गा की तस्वीर को लाती है और उसे फेंक देती है, पर उसे नीचे गिरने ना देकर अनामिका जल्दी से जाके पकड़ लेती है। फिर शारदा रमेश घर के अंदर जाके दरवाजा लगा देते हैं। अनामिका रोते रोते छोटे बच्चे को गोद में लेकर भगवान की तस्वीर को साथ लेकर चल के जाने लगती है। माँ, तुम्हारे भक्त की जिंदगी बर्बाद हो रही है, ये चीज तुम देख पा रही हो माँ? इसी के साथ अनामिका के हाथ से देवी दुर्गा की वो तस्वीर अदृश्य हो जाती है और माँ देवी दुर्गा अनामिका के सामने दर्शन देती है। ये देखकर अनामिका खुश होती है और उन्हें प्रणाम करती है। अनामिका, मैं तुम्हारी परिस्थिति समझ रही हूँ। आज मैं तुम्हें 2 मौका दूंगी, उसमें से जो तुम चुनोगी वैसी तुम्हारी जिंदगी होगी। वो क्या है माँ? तुम्हारे पति और सास को बदल के उन्हें तुम्हारे साथ रहने का मौका दूंगी। दूसरा मौका ये है कि मैं तुम्हें एक अनाथालय बना के दूंगी, जहाँ तुम अनाथ बच्चों को माँ के तरह देखभाल करोगी और सभी बच्चों के साथ रहोगी। इस तरह कहने पे अनामिका काफी देर तक सोच विचार करती है। मैं माँ बनकर अनाथ बच्चों का देखभाल करूंगी, आप अनाथालय मुझे बना कर दीजिए। अनामिका की ये बात सुन के माँ दुर्गा बहुत खुश होती है। दुर्गा माँ एक बहुत बड़ा अनाथ आश्रम बना देती है। वहाँ अनामिका और हरीश को भेजती है। उस दिन से अनामिका उस अनाथालय की देखभाल और अनाथालय में रहने वाले बच्चों की सेवा करने लगी और फैसला ले ली कि इसी तरह वो अपनी पूरी जिंदगी काटेगी। ये थी आज की कहानी। नई कहानी लेकर फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।